हेलो स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट टॉपिक किया था दैट वाज द IUPAC नेम ऑफ द एटम्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100, दैट मीन्स 101 to 118, एंड नेक्स्ट वी नीड टू डू सम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. ओके, periodic properties means the properties which are directly or indirectly related to electronic configuration. Okay, means in the modern periodic table जो properties होती है वो atomic number के according decide हुई थी. तो indirectly related to electronic configuration and show gradual change when we move from left to right. मतलब कि अगर हम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड अगर मूव करते हैं तो, एंड टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप मूव करते हैं तो उन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस आते हैं, क्या सेम चीज़ें रहती है, क्या डिफरेंट होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ हमें इसमें पढ़ना है. तो सबसे पहला जो है वो है एटॉमिक रेडियस. ओके, एटॉमिक रेडियस के बारे में मैं तुम्हें बता दूं. जो भी एटॉमिक रेडियस होती है उसको मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं. जैसे कि ये कोई एटम है, इसकी हमें जैसे कंसिडर कर लो ये हाइड्रोजन एटम है. ओके, हमें इसकी एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए वी नीड टू टेक 2 हाइड्रोजन एटम्स. ओके, H2 मॉलिक्यूल हमें लेना पड़ा और उसके अंदर दिस आर द न्यूक्लियस एंड द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस वी नीड टू कैलकुलेट. ओके, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. ओके, ये डिस्टेंस न्यूक्लियस का निकाल लिया और इसका कर दिया हमने हाफ. जैसे इसको मान लिया हमने R1, इसको R2, मतलब या फिर इस पॉइंट को, तो R1 और R2 के बीच का जो पॉइंट है डिफरेंस है उसका हमने हाफ कर दिया, वो क्या आ जाएगी, रेडियस. ओके, सो इन दिस वे वी कैलकुलेट द रेडियस, एटॉमिक रेडियस. ओके, it is the distance from the center of nucleus to the outermost electron. Okay, and for the covalent radius, how to calculate it? Ra, that means the radius of A. If we are taking this one will also be Ra. Okay, covalent radius means if we are taking two homoatomic molecules. Homoatomic means the molecule in which all the atoms are same, like जैसे हाइड्रोजन है H2, सारे के सारे एटम सेम, इट इज़ कॉल्ड होमो एटोमिक. हेट्रोएटोमिक क्या होते हैं, लाइक H2O, 1 ऑक्सीजन इज देयर एंड 2 हाइड्रोजन्स आर देयर, सो डिफरेंट एटम्स आर देयर विद इन द मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड हेट्रोएटोमिक. दिस इज होमो एटोमिक. एंड जो मैंने अभी बताया वैसे ही इसकी रेडियस कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, दोनों जो न्यूक्लियस है उनके बीच में डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2. अगर हेट्रोएटोमिक मॉलिक्यूल है उसके लिए दिस इज द this is how we calculate the bond length. This is not for the radius, it is for the bond length. Okay, and the bond length will be DAB, means one of the atom is A and second is B. Okay, and we need to calculate the distance between them. Then that will be RA means the radius of A plus RB means the radius of B plus 0.009 into XM minus XB. These are the symbol for electronegativity. जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो हमें आगे पढ़नी है क्या होती है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन होगी, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है. ठीक है, अच्छा, इन जनरल एटॉमिक साइज डिक्रीजेज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर हम विद इन अ पीरियड मूव करते हैं तो क्या होगा, जैसे कि लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव कर रहे हैं ऐसे ही इसमें, तो क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियस होती है वो डिक्रीज होती है. ठीक है, और टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो इंक्रीज होती है. ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज क्यों होती है और इंक्रीज क्यों होती है, देखो अगर हम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन इनकी बात करें तो सोडियम हैज़ द एटॉमिक नंबर 11, दैट मीन्स 11 प्रोटॉन्स आर देयर, 11 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. मैग्नीशियम हैज़ 12 प्रोटॉन्स, सिमिलरली एल्यूमिनियम हैज़ 13, 14, 15, 16. तो जितने ज़्यादा इस साइड हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स न्यूक्लियर चार्ज जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है. और न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो क्या करेगा, जैसे कि ये न्यूक्लियस है. ठीक है, इसका अगर चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे वो इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा और अपनी साइड में अट्रैक्ट करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे और उससे उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा. कब तक है ये तब अप्लीकेबल है जब शेल सेम हो. ठीक है, और विद इन अ पीरियड जो होती हैं शेल्स सेम होती है, इसलिए
जैसे विद इन अ पीरियड हम बात करें लेफ़्ट टू राइट तो नंबर ऑफ शेल सेम रहती है। जैसे कि अगर हम लिथियम की बात करें 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 तो सब में सेकेंड शेल ही है, ठीक है। तो अगर शेल सेम हो और एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इन दैट केस क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, और उसकी वजह से साइज जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। देन आफ्टर टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करें, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, जैसे लिथियम में 2 शेल्स हैं, सोडियम में 3 शेल्स 4 शेल्स 5 शेल्स 6 शेल, और शेल इंक्रीज होने से जैसे कि क्या होता है, ये फर्स्ट शेल का ये साइज़ है तो सेकंड शेल काफ़ी दूर होती है उससे, दैट्स वाई क्या होगा, विद इंक्रीज इन शेल साइज इंक्रीजेज, सो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज। देन आफ्टर वैंडर वॉल रेडियस, ओके व्हाट इज वैंडर वॉल रेडियस। वैंडर वॉल रेडियस क्या होती है, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने जो बात की वो ऐसे एटम्स की कि जो बॉन्ड्स बनाते हैं एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, बट इफ़ वी टॉक अबाउट noble gases like helium, neon. Helium has its complete duplet and neon has its complete octet, so they do not make bonds with other molecules or atoms. Okay, अगर ये किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, बॉन्ड्स ही नहीं बनाते, जैसे तो नियोन जो है उनकी हम एटॉमिक रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए नियोन जो दो नियोन एटम है, ठीक है, उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ हल्की फुल्की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कोई स्पेशल बॉन्ड नहीं बनता, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है। अगर और इसको जो वीक फोर्सेस होती हैं इनको बोलते हैं हम वैंडरवाल फोर्सेस, वैंडरवाल फोर्सेस। तो ये वैंडरवाल फोर्स से अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे से, इस वजह से ये इतना क्लोजली पैक्ड नहीं होते, जैसे कि अगर हमने हाइड्रोजन की बात की ऐसे क्लोजली पैक्ड थे, तो नियोन के एटम्स या हीलियम के एटम या किसी भी और नोबल गैसेस के इतने ज़्यादा पैक्ड नहीं होते। और हमें तो रेडियस वैसे ही निकालनी है कि जब इनकी बॉन्ड लाइन देख ली, मतलब इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस का डिस्टेंस एंड देन आफ्टर उसका हाफ कर दिया। तो अगर ये दूर दूर है तो इसका मतलब इनकी जो रेडियस आएगी वो भी बड़ी आएगी, ठीक है। तो वैंडरवाल रेडियाई जो होती हैं वो नॉर्मल कोवेलेंट रेडियाई से बड़ी होती है, इसलिए जो भी ये नोबल गैसेस होती हैं ये इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि हम इनके वैंडरवाल रेडियाई को कंसिडर करते हैं, और वो काफ़ी बड़ा इतना होता है कि अपने ग्रुप में तो सबसे, अपने ब्लॉक में मींस पी ब्लॉक में तो सबसे बड़ा होता ही है, और कभी कभार तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं ना उनसे भी बड़ा हो जाता है। मतलब मेनली तो हमें यही कंसिडर करना है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनमें सबसे क्या होता है, बड़ा साइज़ होता है, ठीक है। तो अब अगर हम ऐसे देखें तो इस साइड में अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस वजह से जो सबसे छोटा एलिमेंट जो होता है वो क्या होगा, हीलियम। हीलियम का साइज़ सबसे छोटा होता है। देन आफ्टर मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस क्या होती है, जो दो मेटल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसकी वजह से एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन होती है उनके बीच में, और उनकी जो बॉन्ड लेंथ हम कैलकुलेट करके उसका हाफ करते हैं वो हो जाएगी उसकी मेटालिक रेडियस। अच्छा, देन आफ्टर आयोनिक रेडियस, ओके। आयोनिक रेडियस में देखो हमें कंपेयर क्या करना है, कंपेयर हमें आयोनिक रेडियस का करना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। आयोनिक रेडियस क्या होती है, जैसे कि हमने बात की लाइक सोडियम, ओके, सोडियम में 3 शेल्स होती हैं, 1 शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल, और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये तो इसका गैसेस फॉर्म है, मतलब कि नॉर्मल एटॉमिक फॉर्म में नेटिव स्टेट में होता है, लेकिन ये अपनी आयनिक फॉर्म में कब चला जाता है, इट लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स Na पॉजिटिव, और Na पॉजिटिव में जाने के बाद क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो देखो अभी भी इसमें 11 ही रहे, Na पॉजिटिव में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 11, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। इसका मतलब न्यूक्लियर का इलेक्ट्रॉन्स के इफेक्ट के ऊपर इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और साइज़ थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। पहले मान लो इतना साइज़ था, थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन में क्या होता है, फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। फ्लोरीन by adding 1 electron becomes F negative, and in case of F negative it is having 9 proton and 10 electron, okay. And due to this 10 electrons what will happen, this electronic repulsion increases and the size of fluorine increase, जो इतना साइज था ये बढ़कर इतना हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट
in the formation of cation, size decreases, and in the formation of anion, size increases. Okay, now we will go through isoelectronic species. isoelectronic ऐसे जो भी आयंस कह सकते हो, एटम्स कह सकते हो, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स द स्पीसीज इन विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इज called isoelectronic species, like Na positive, F negative, okay, O2 negative, Mg2 positive. These all स्पीसीज हैव 10 इलेक्ट्रॉन. देखो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन 1 लूज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कितने बच गए? 10. फ्लोरीन में 9 होते हैं, 1 गेन करने के बाद 10 आ गए. ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद कितने आ गए? 10. मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद 10. सो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. एंड रिमेंबर, in these type of species, cations always have smaller size and anions have larger size. Like I have taken the example, like Mg2 positive, it is a cation, it is of smallest size. Na positive, little larger than Mg2 positive, then after F negative, then after O2 negative, then after N3 negative. जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है साइज उतना बढ़ता है, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है साइज उतना डिक्रीज होता है. अब जितनी भी हमने रेडियस पढ़ी है उनके लिए एक ये है, कोवेलेंट रेडियस इज लेस देन मेटालिक रेडियस एंड लेस देन वेंडरवाल रेडियस. वेंडरवाल रेडियस इज द हाईएस्ट. तो मेटल्स की जो रेडियस होती है कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा होती है. दैट्स वाई जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं, दे आर मेटल्स एंड दे आर हैविंग लार्ज रेडियस. देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक इज ionization enthalpy. Enthalpy or energy are the same things. Okay, so enthalpy or energy are the same things. It is the minimum energy required by an atom to remove the loosely bound electron. Minimum energy required. Okay, देखो इसमें ionization means we need to ionize an atom. एटम जो है उसका आयोनाइजेशन करना है, उसको आयन में कन्वर्ट करना है, और हमने रेफरेंस ये माना कि उसको इलेक्ट्रॉन लूज करा के उसको हम आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स वी आर मेकिंग इट पॉजिटिवली चार्ज. ओके, फॉर दैट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ओके, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम की बात करते हैं, सोडियम हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, एंड इफ वी प्रोवाइड सम एनर्जी and it loses 1 electron, and it becomes Na positive plus electron. Okay, it is losing 1 electron. This energy is called ionization energy, which ionize this sodium ion into Na positive ion. Okay, now what are the factors which are affecting the ionization energy? फर्स्ट वन इज एटॉमिक साइज. देखो साइज, एटॉमिक साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करता है कि जैसे न्यूक्लियस है, अगर साइज़ बड़ा होगा एटम का तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, और अगर साइज़ छोटा है तो आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास रहेगा. अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर है मींस न्यूक्लियस का इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पे कम रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से ईजिली लूज़ हो सकते हैं. मतलब हम बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे एंड दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी लूज इन हियर. ओके, एंड इन केस ऑफ atoms having small size, what will happen? Nucleus have very good effect on the electron, and we need to give more energy to lose this electron. Okay, so जिनका साइज छोटा होता है उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, जिनका साइज बड़ा होता है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है. देन आफ्टर स्क्रीनिंग इफेक्ट, देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट और यू कैन से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. जैसे कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अलावा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स में जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से को रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे, और हमारे लिए इजी हो जाएगा किसी भी इलेक्ट्रॉन को उस एटम से रिलीज करना. ओके, इन दैट केस लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू लूज द इलेक्ट्रॉन. देन आफ्टर न्यूक्लियर चार्ज का मैंने अभी साइज के साथ साथ बता दिया कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और यू कैन से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन को उतना ही अपने साइड में खींचेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी. जैसे कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हो रहा है, जैसे कि इसमें कम था इसमें और ज़्यादा, इसमें
5 प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा, 6 प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा। इस वजह, और शेल सेम है, मतलब साइज ऑलमोस्ट हम सेम कंसिडर करके चल रहे हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियर एंड इट रिक्वायर मोर एनर्जी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. सो लेफ्ट टू राइट ionization energy increases, means the energy required by the atom to lose electron increases. ओके, नाउ अगर देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अगर किसी एटम से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करना हो तो उसके लिए होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हो तो सेकेंड, 3 करने हो तो थर्ड, 4 करने हो तो फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी. तो इस तरीके से हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है. सो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का एक, दिस इज IE आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस इज एटॉमिक नंबर. ओके, इट इज, दिस ग्राफ इज फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर सेकेंड पीरियड. देखो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, मतलब लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है. देन आफ्टर बेरिलियम, बोरोन की देखो हम ये बोल रहे थे लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ बीच बीच में 2 जगह डिक्रीज भी हुई है. बेरिलियम के बाद बोरोन में डिक्रीज हुई है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन में डिक्रीज हुई है, एंड फ्लोरीन, नियोन. इसके पीछे रीज़न क्या है वो हम देखते हैं. अदरवाइज रेगुलर मैनर में इंक्रीज होनी चाहिए थी आयोनाइजेशन एनर्जी, वो नहीं हुई. उसके पीछे रीज़न ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल बोरोन एंड बेरिलियम की बात करें, boron has the configuration 1s2 2s2 2p1 and beryllium has the configuration 1s2 2s2. So you can see that on both the atoms second shell is the outermost shell, okay, but the last electron in beryllium is in s orbital and for boron it is in p orbital. Okay, and one more thing, s orbital is always nearer to nucleus than p orbital. s सबसे ज़्यादा नियर होता है, फिर p, फिर d, और f जो होता है वो सबसे दूर होता है. तो अगर s सब शेल जो है वो न्यूक्लियस के पास है, p दूर है, तो इसका मतलब क्या होगा, बेरिलियम का जो न्यूक्लियस है उसका इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होगा और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम. मीन्स हमें इसमें इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए, मतलब 2s2 में जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज़ करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. सो दैट्स वाई बेरिलियम हैज़ मोर आयोनाइजेशन एनर्जी देन बोरोन. ओके, देन आफ्टर वी विल गो टू द नेक्स्ट केस, दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. इन केस ऑफ नाइट्रोजन द एंड ऑक्सीजन, देखो मैं बना देता हूँ इनका. Oxygen has an atomic number 8, means its configuration will be 1s2 2s2 2p4, and nitrogen has an atomic number 7, its configuration will be 1s2 2s2 2p3. अगर हम सिर्फ लास्ट ऑर्बिटल का डायग्राम बनाएं, इन केस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ 1 2 3 and 4, इन केस ऑफ नाइट्रोजन इट इज़ 1 2 and 3. देखो इसमें ओनली 3 इलेक्ट्रॉन से हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड है, लेकिन इसमें एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसके अंदर डबल इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है. और एक ऑर्बिटल में डबल इलेक्ट्रॉन होने से, बिकॉज देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, सो इन दोनों ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे बहुत ज़्यादा, बाकियों से भी होता है रिपेल, इससे भी बहुत ज़्यादा रिपेल होता है, और इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाना ईजी है. मीन्स इट विल रिक्वायर लेस एनर्जी टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन. Okay, so that's why this is the configuration for oxygen. Oxygen has less ionization energy than nitrogen. Okay, अच्छा अब बात करते हैं हम डाउन द ग्रुप का. एक एग्जांपल ले सकते हैं, रेगुलर मैनर में डिक्रीज हो रही है लिथियम की सबसे ज़्यादा, देन सोडियम, देन पोटेशियम, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ईजिली लूजन फ्रॉम द एटम. अच्छा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं. देखो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हर एक एटम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है, ये याद रखना. सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब हमें जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, देखो ये एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो इसको बोलेंगे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको आयोनाइजेशन एनर्जी 2, दैट मीन्स सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी. एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसके लिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी IE3.
ओके। सो अगर हम फ्लोरीन और ऑक्सीजन की बात करें, अगेन फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, देखो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी को कंसिडर कर रहे हैं हम। जैसे ऑक्सीजन की अभी अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखवाई थी मैंने, 1 2 3 एंड 4th इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता है, 1 2 3 एंड 4 5, ओके 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो फ्लोरीन की ही ज़्यादा होगी, लेकिन सेकेंड के केस में देखते हैं। देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हुई, मतलब इसको एनर्जी दी, तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, एंड in case of fluorine 2 electrons 1 1, okay. Again the case like nitrogen takes place। यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन में जैसे अभी ऑक्सीजन का मैंने एग्जांपल लिया था, ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल हैं। तो ऑक्सीजन को ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा रिपेल हो रहा है, मीन्स वी नीड टू गिव लेस एनर्जी टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन विल बी लेस देन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा थी, फ्लोरीन की ज़्यादा थी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ओके। सेकेंड का केस मैंने तुम्हें बता ही दिया। तो ये था आयोनाइजेशन एनर्जी का केस। देन आफ्टर जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इट इज द एनर्जी और एंथैल्पी that an atom lose when it gets an electron or it gain an electron, okay। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन ने कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किया एंड इट बिकम्स ओ नेगेटिव, एंड द एनर्जी इट लूजेज, ओके, विल बी -1। देखो -141 किलो जूल पर मोल मीन्स इट इज़ लूजिंग एनर्जी। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं, ई जी, ई से भी लिखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, डेल्टा एच ई जी, इससे भी लिखते हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो कितनी हो गई, -141 किलो जूल पर मोल। अब जो सेकेंड जो एनर्जी होगी, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, एक और इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना है, तो उसके लिए ये पॉजिटिव। मीन्स किसी भी एटम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो जब उसको देते हैं जनरली क्या होगा, वो एनर्जी लूज करेगा, लेकिन जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन देते हैं तो क्या होगा, देखो इसके पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसका एटॉमिक नंबर तो 8 था, 9 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक और इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो अंदर जो पहले से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर इसको रिपेल करना स्टार्ट करेंगे मीन्स हमें फोर्सली उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। एंड दैट्स वाई जो O2 नेगेटिव है, वो मतलब ऑक्सीजन नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन लेते हुए उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हर एक एटम में क्या होता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्या होती है, नेगेटिव, मीन्स उसने एनर्जी लूज की है। लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है, मीन्स उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। इस रिएक्शन में एनर्जी, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। अच्छा, ये था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अब ये फैक्टर्स किस किस के ऊपर डिपेंड करती है भाई, देखो सीधी सी बात है, इस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का जितना इफेक्ट बाहर की तरफ रहेगा, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा, वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, ठीक है। और अगर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, न्यूक्लियर साइज बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है, तो इन दैट केस क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में गेन होने में बहुत कम एनर्जी लूज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी हम एनर्जी की बात करेंगे वो नेगेटिव एनर्जी की बात करेंगे, मीन्स कितनी एनर्जी किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन करके लूज की है। सो फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट फैक्टर इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा, मैंने अभी बताया, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी, और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब एनर्जी लूजन बाय द एटम विल बी इंक्रीजिंग, ओके। सो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसमें क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। देन आफ्टर साइज की हम बात करते हैं।
साइज क्या होगा, अलोंग अ ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने से जो न्यूक्लियस है, जैसे फर्स्ट साइज इतना है, सेकंड साइज इतना है, थर्ड एटम का, फोर्थ एटम का, इसका और बड़ा समझ लो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन जो है, या न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है, क्योंकि साइज बहुत ज़्यादा हो गया और न्यूक्लियस का इफेक्ट तो लिमिटेड होता है, तो उसका इफेक्ट बाहर की तरफ कम होता जा रहा है। और क्योंकि न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इसका इससे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का इससे डिस्टेंस कम है। तो इस वजह से साइज जितना बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर पाना उतना ही मुश्किल होगा। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। दैट मीन्स हाइड्रोजन हैज द मैक्सिमम, देन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अच्छा, नोबल गैसेस की हम जनरली यहाँ पे बात नहीं करते। रीज़न क्या है, नोबल गैसेस जो होती है वो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करती है, ना इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करती है। मीन्स अगर उनको इलेक्ट्रॉन गेन भी करवाना, उनके अंदर ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालना भी है, तो भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो नोबल गैसेस की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे। अब इसमें आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, देखो अगर हम इसमें पीरियोडिक टेबल में देखें तो लेफ्ट टू राइट, देखो हम नोबल गैसेस की बात नहीं कर रहे, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है। मतलब इस साइड में इंक्रीज हो रही है और इस साइड में डिक्रीज हो रही है। तो मतलब सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए, लेकिन होती है सबसे ज़्यादा क्लोरीन की। इसके पीछे क्या रीज़न है, देखो फ्लोरीन का साइज़ क्लोरीन के साइज़ के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। और स्मॉल होने 7 इलेक्ट्रॉन्स पहले से इसमें है आउटर मोस्ट शेल में, और 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आउटर मोस्ट शेल में। लेकिन यहाँ जो फ्लोरीन है वो क्या करेगा, उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसको न्यूक्लियस, इसको कंसिडर करो, दिस इज फ्लोरीन, ओके। तो फ्लोरीन में जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐसे कंसिडर करो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है फ्लोरीन से। इसमें जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस समझ लो, 1 2 3 4 5 6 7। देखो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसमें गैप कम है। तो नया इलेक्ट्रॉन जब इसमें आना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, इसको रिपेल कर देंगे। लेकिन ये इजीली नए इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है अपनी शेल में, इसलिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो इनकी कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता। इसलिए क्या होगा, जो क्लोरीन होता है उसके अंदर फ्लोरीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सेम केस होता है ऑक्सीजन और सल्फर के केस में। सल्फर ऑक्सीजन के जस्ट नीचे है और सल्फर की भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।